हेलो प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर। यार दोस्तों देखो, पी ब्लॉक हम लोगों का चल रहा है तो पी ब्लॉक को ही आगे बढ़ाते हैं। जो बचा हुआ पी ब्लॉक रह गया है उसको जल्दी से पढ़ा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जरा देखिए, लास्ट क्लास में जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने हैलाइड खत्म किए थे, सारे हैलाइड के बारे में बता दिया। तो अब हमारा बचा क्या? ग्रुप नंबर 18 के बारे में अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया है और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया है। तो चलो डिस्कस करते हैं ग्रुप नंबर 18 और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी और ग्रुप नंबर 18 क्या होगा। ठीक है, तो आज का डिस्कशन जो हमारा है वो पहला डिस्कशन है ग्रुप नंबर 18 के बारे में। ग्रुप नंबर 18, देखो यार, ग्रुप नंबर 18 को हम क्या क्या बोलते हैं ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो जरा देखो, ग्रुप नंबर 18 है क्या? ग्रुप नंबर 18 को ही जीरो ग्रुप बोला गया है। जीरो ग्रुप नंबर 18 को जीरो ग्रुप किसने बोला था? मेंडलीव भाई साहब ने बोला था। मेंडलीव ने क्या किया था? इनको जीरो ग्रुप बोला था। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्ट ग्रुप बोलते हैं। इनर्ट ग्रुप, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नोवेल ग्रुप बोलते हैं। देखो, अब एक एक करके इसकी बात करते हैं। जरा देखो, ग्रुप नंबर 18 में होता क्या है? ग्रुप नंबर 18 में कौन कौन से एलिमेंट है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, हीलियम, नियॉन, ठीक है, आर्गन, क्रेप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। जरा ये देखो, ये हमारे पास 6 एलिमेंट है। कौन कौन? ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रेप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। और इनको कैसे याद किया जाता है ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, ही ना, हिना, करीना और देखो, हिना, हीना, हिना, करीना का जेरोक्स रंगीन। हिना, हिना एक नाम होता है ना? हिना, करीना का जेरोक्स रंगीन। हिना और करीना का जेरोक्स रंगीन। ठीक है ना? इस तरह से आप इनको याद कर सकते हो। अब यार थोड़ी सी बातें और डिस्कस करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बताते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात इसमें ध्यान रखना कि ये रेडियो एक्टिव होता है। ये रेडियो एक्टिव होता है। बाकी सब के सब एलिमेंट नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। बाकी सब हमारे कैसे हैं? नॉन रेडियो एक्टिव है। ये देखो, ये सब नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कौन? आरएन, रेडॉन। रेडॉन जो होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, बाकी सब नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। अब टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, अब नेक्स्ट नंबर का पॉइंट, इन ये पॉइंट जो बता रहा हूं ये आप अच्छे से याद रखिए, एक एक करके समझाता हूं। पहला पॉइंट, एटॉमिक वैल्यूम ऑफ इनर्ट एलिमेंट, इनर्ट एलिमेंट इन एयर। अब जरा इस पॉइंट को समझो। देखो, यदि कोई आपसे पूछता है कि इनर्ट एलिमेंट का सोर्स बताओ, तो इनर्ट एलिमेंट का सोर्स जो है वो चीपेस्ट सोर्स कौन है? एयर। एयर जो होता है वो इनर्ट एलिमेंट का सोर्स है। इनर्ट एलिमेंट का ये क्या है? सोर्स है। एयर में कौन कौन सी इनर्ट एलिमेंट मिलती है? हीलियम मिलता है, ठीक है, नियॉन मिलता है, आर्गन मिलता है, क्रेप्टॉन मिलता है, जेनॉन मिलता है। ध्यान दो, रेडॉन नहीं मिलता है एयर में। रेडॉन जो है एयर में नहीं मिलता है, एयर में नहीं मिलता है। ध्यान रखिएगा। तो ये बात पूछी जाती है कि इनमें से कौन सी इनर्ट गैस एयर में पाई जाती है या इनमें से कौन सी इनर्ट गैस एयर में नहीं पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, कौन सी इनर्ट गैस एयर में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो रेडॉन एयर में नहीं पाई जाती है, बाकी सब की सब एयर में पाई जाती है। और एयर जो होता है इसका चीप सोर्स होता है, सबसे इजी सोर्स होता है। कौन? एयर। एयर में सभी की सभी इनर्ट गैस पाई जाती है। ये देखो, जितनी भी नॉन रेडियो एक्टिव है ये।
अब किसी ने कहा एयर में यदि रेडियो एक्टिव है, सॉरी, एयर में यदि इनर्ट गैस पाई जाती है तो उनका कोई ना कोई तो वैल्यूम परसेंटेज होगा। कौन सी गैस ज्यादा पाई जाती है, कौन सी गैस कम पाई जाती है, ये तो पूछा जाएगा यार, और होना भी चाहिए। तो जरा देखो ये कैसे याद रखोगे, कौन सी गैस एयर में कम पाई जाती है, कौन सी ज्यादा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये मेरे दोस्त पूछा जाता है, जो कुछ भी पूछा जाता है वो सब हमें अच्छे से आना चाहिए। तो अब जरा देखो आपको एक ट्रिक सिखाता हूं। सबसे पहले इसको सेलेक्ट करो, सबसे ज्यादा ये होती है। अब देखो मुझे कैसे याद है, क्यों? क्योंकि ये तो याद रखने वाला पॉइंट है। कौन एयर में सबसे ज्यादा है, कौन कम है, ये देख के तो नहीं पता लगा पाओगे, न तुम ना हम। और याद कैसे रखोगे? तो याद रखने का तरीका जरा समझना, बहुत इजी है। देखना, ऊपर गए नीचे आए, बस ऐसे ऐसे करते चले जाओ। तो ऊपर गए नीचे आए, तो आर्गन, आर्गन के बाद नियॉन, नियॉन के बाद क्रिप्टॉन, ऊपर गए नीचे आए, फिर ऊपर गए फिर नीचे आए, मतलब हीलियम, और हीलियम के बाद जेनॉन। ऑर्डर ये है, ये ऑर्डर है किसका? वैल्यूम परसेंटेज ऑफ इनर्ट गैस इन एयर। वैल्यूम परसेंटेज पूछे तो भी ठीक है, मास परसेंटेज का है तो भी यही ऑर्डर आता है, दोनों में सेम ही ऑर्डर है। तो जरा ध्यान रखिएगा। याद कैसे रखोगे समझ पाए? क्योंकि याद रखना सबसे टफ काम है। देखो जहां पर कहीं कोई रटने वाला पॉइंट आता है तो वो याद रखना टफ है बच्चों के लिए, बच्चों के लिए क्या, मेरे लिए भी टफ है। तो उसका कोई ना कोई एक लॉजिक बना लो। जैसे ऑर्गन पकड़ा, ऊपर गए नीचे आए, ऊपर गए नीचे आए, बस ऐसे ऐसे झूला झुलाना है। फिर कहां से? आर्गन पकड़ा, ऊपर गए तो आर्गन, आर्गन के बाद नियॉन, नीचे आए क्रिप्टॉन, फिर ऊपर गए हीलियम, फिर नीचे आए जीनॉन। इस तरह से तुम्हें अपने आप याद आ जाएगा। आर्गन पकड़ा, गौर समझिएगा, मैं सब करा दूंगा। आर्गन पकड़ा, ऊपर गए नीचे आए, ऊपर गए नीचे आए, आर्गन, आर्गन के बाद नियॉन, नियॉन के बाद क्रिप्टॉन, फिर हीलियम, फिर जीनॉन। ये देखो, ये इनका मास परसेंटेज या वैल्यूम परसेंटेज है एयर में। और सभी बच्चे ध्यान रखें कि ये इंपॉर्टेंट भी है, इस पर 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो ग्रुप नंबर 18 है उस पर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है। और खास बात यह है कि इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ता, क्वेश्चन फंस जाता है, मतलब 1.5 से 2 पेज पढ़ने पड़ते हैं। और यार क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है 0 to 1, और 1 आया तो समझ लो छप्पर फाड़ के मिल रहा है। 1.5 पेज पढ़ना है और ना कोई क्वेश्चन लगाना है ना कुछ करना है, 4 नंबर अंदर हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? फर्जी में 4 नंबर दे रहा है, कुछ पढ़ना भी नहीं है, तो यार ये इंपॉर्टेंट हुआ ना। तो जरा देखो इनके मास परसेंटेज कैसे निकाले जाते हैं, ये समझ गए एयर में, कि एयर में इनके यदि मास परसेंटेज पूछे जाएंगे तो हम किस तरह से करेंगे। ठीक है, क्या आर्गन सबसे ज्यादा होता है, आर्गन पकड़ा, ऊपर गए नीचे आए, फिर ऊपर गए फिर नीचे आए, इस तरह से। अब जरा देखो यार हेड पॉइंट नंबर 2, सॉरी पॉइंट नंबर 2 क्या है, जरा उसको समझो। पॉइंट नंबर 2, इनके कॉमन नेम, कॉमन नेम ऑफ इनर्ट एलिमेंट, इनर्ट एलिमेंट। किसी ने कहा यार सर ये कॉमन नेम क्या है, तो जरा समझो इनके कौन से कॉमन नेम होते हैं जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, वो समझाता हूं। कॉमन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। देखो हीलियम जो होता है सन में होता है, इसलिए इसको सन एलिमेंट कहते हैं, ये सन में बहुत होता है ऐसे। ये क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा होता है, इसको इसलिए लेथार्जी बोला जाता है। ये स्टेंजर बोला जाता है, ये इस तरह से। ये रेडियो एक्टिव बोला जाता है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए इसको रेडियो एक्टिव बोलते हैं। ठीक है, अब बचा नियॉन और क्रिप्टॉन। नियॉन और क्रिप्टॉन को क्या बोलते हैं, बात यहां पे आती है। तो नियॉन और क्रिप्टॉन को क्या बोला जाता है, इस बात पर हमें ध्यान देना है। इसमें से नियॉन को कुछ नहीं बोला जाता है, इसका कोई कॉमन नेम नहीं है, और ये सबसे लास्ट में मिला था, इसीलिए इसका नाम हिडन रखा जाता है।
क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट सबसे लास्ट में मिला। तो कभी कभी ऐसा पूछते हैं कि इनमें से किसको सन एलिमेंट कहते हैं, इनमें से किसको स्ट्रेंजर बोला जाता है। ठीक है, ये कुछ अलग तरह की प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए इसको स्ट्रेंजर बोलते हैं ना, कि अलग तरह का आदमी है कुछ। तो ये देखो, तो कॉमन नेम कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, उसमें नियॉन का कुछ नहीं है, और ये सबसे लास्ट में मिला था इसलिए हम लोग इसको हिडन बोलते हैं। तो इनके कॉमन नेम को भी याद रखें कि कॉमन नेम भी पूछे जा सकते हैं। अब जरा देखो यार, नेक्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी, इसको देखते हैं। ठीक है, इसके बारे में क्या है, अब जरा गौर से समझो। यहां तक मैंने इनके कॉमन नेम बताया। अब थर्ड नंबर प्रॉपर्टी, थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी क्या है जरा समझिए। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी क्या है, गौर से देखिएगा। ठीक है, हाइड्रेट फॉर्मेशन। हाइड्रेट फॉर्मेशन क्या है जरा देखो, होता क्या है, ग्रुप नंबर 18 भी हाइड्रेट बनाते हैं। तो जरा देखिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रेप्टॉन, जेनॉन, इसमें से ये दो डज नॉट फॉर्म हाइड्रेट, डज नॉट फॉर्म हाइड्रेट ड्यू टू स्मॉल साइज। ये देखो, ये हाइड्रेट नहीं बना पाते क्योंकि इनका साइज बड़ा स्मॉल है, मगर ये सब क्या करते हैं, वाटर से ऐड होके इस तरह के हाइड्रेट बनाते हैं, वाटर से ऐड होके इस तरह के हाइड्रेट बनाते हैं। और जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है, हाइड्रेट फॉर्म करने की टेंडेंसी बढ़ती चली जाती है। इस तरह के हाइड्रेट बनाते हैं। बनाते क्यों हैं, ड्यू टू, देखिएगा जरा, ड्यू टू लार्ज साइज। और इनके बीच में इंटरेक्शन कैसा होता है, तो इनके बीच में इंटरेक्शन देखना, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब ये क्या होता है, ये थोड़ा सा आपको समझाता हूं। नाम से ही देखो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। एक के पास डाइपोल है और उसने दूसरे पे डाइपोल इंड्यूस कराया है। कैसे, जरा ये देखो, ये सपोज करो हमारा इनर्ट एलिमेंट है, आर्गन है। ठीक है, देखते जाइएगा, और ये हमारा वाटर है, वाटर। वाटर के पास पहले से ही डाइपोल है, ये देखो, तो ये डाइपोल है और ये नॉन डाइपोल है, इसके पास कोई डाइपोल नहीं है, नॉन डाइपोल है। अब देखो क्या करता है, ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, रिपल करेगा, ऐसे। अब जब रिपल करेगा, तो ये जब इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपल करेगा, तो ये इस तरह से इंट्रोड्यूस हो जाएगा, देखना, अब इसमें डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा। ये देखिए, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर गया, तो ये प्लस और ये माइनस बन गया। और किसने बना दिया, वाटर ने, वाटर ने इस पे डाइपोल इंड्यूस करा दिया, ऐसे। ये वाटर है और ये हमारा आर्गन था। तो वाटर एक डाइपोल था, इसने इस पर डाइपोल इंड्यूस कराया। क्यों, क्योंकि यहां पर इसने रिपल्सन लगाया, यहां पर। अब जब रिपल्सन लगाया तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर खिसक गया, तो इस पर डेल पॉजिटिव आ गया, इधर डेल निगेटिव आ गया। तो इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन होता है। और लार्ज साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो जाता है, स्मॉल साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि स्मॉल एटम है, तो स्मॉल एटम होने की वजह से न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कंट्रैक्ट रखता है। और जब न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कंट्रैक्ट रखता है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डाइवर्ट नहीं हो पाता है। इस वजह से ये हाइड्रेट नहीं फॉर्म करते हैं। मगर जो नीचे वाले एलिमेंट है, ये हाइड्रेट फॉर्म करते हैं। और जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, हाइड्रेट फॉर्म करने की टेंडेंसी इंक्रीज करेगी। डाउन द ग्रुप हाइड्रेट फॉर्म करने की टेंडेंसी क्या होती है, इंक्रीज करती है। डाउन द ग्रुप हाइड्रेट फॉर्मेशन टेंडेंसी इंक्रीज। तो डाउन द ग्रुप इनके हाइड्रेट फॉर्म करने की टेंडेंसी जो होती है, वो इंक्रीज करती चली जाती है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि साइज बढ़ रहा है। अब जरा देखो यार, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी, बात तो समझ पाए ना।
कि हाइड्रेट क्यों बना रहे हैं। अब इसी तरह से एक प्रॉपर्टी होती है क्लैथरेट फॉर्मेशन। क्लैथरेट फॉर्मेशन। क्लैथरेट फॉर्मेशन क्या होता है, जरा इस बात को आप समझो कि कैथलेट फॉर्मेशन क्या होता है ना। क्लैथरेट फॉर्मेशन कब होगा कब नहीं होगा, इस बात को समझिए। तो जरा देखो क्लैथरेट फॉर्मेशन क्या होता है, किस तरह से होता है, गौर समझिएगा क्लैथरेट होता क्या है। देखो ये हमने आपको एक मॉलिक्यूल दिया, ये क्या है, ये है ऑर्थोहाइड्रोक्सी फिनॉल। ध्यान से देखिएगा, ऑर्थोहाइड्रोक्सी फिनॉल को हमने इस तरह से रीअरेंज कर लिया, ठीक है। एक ऑर्थोहाइड्रोक्सी फिनॉल ये हो गया हमारा ऐसे, एक ऑर्थोहाइड्रोक्सी फिनॉल हमारा इस तरह से ये हो गया, और एक ऑर्थोहाइड्रोक्सी फिनॉल हमारा ये हो गया। ये देखो बच्चों, एक मिनट आपको समझाता हूँ। ऐसे अब जरा देखो, ये ऑर्थोहाइड्रोक्सी फिनॉल इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, देखते जाइए, जिसकी वजह से ये क्या बना रहा है, ये देखो। अब आप चेक करो ये एक क्या बन गया है, ये एक क्लोज स्ट्रक्चर बन गया है ना। यहां पर आप चेक करिए, यहाँ पे क्या बन गई है, कैविटी बन गई है, कैविटी फॉर्म हो गई। और इस कैविटी में क्या होता है, इस कैविटी में इनर्ट गैस ट्रैप हो जाती है, इनर्ट गैस ट्रैप्ड इन स्मॉल कैविटी। तो जरा देखो, इनर्ट गैस क्या होती है, इन स्मॉल कैविटी में ट्रैप हो जाती है ऐसे, और स्मॉल कैविटी में ट्रैप होने के प्रोसेस को ही क्लैथरेट फॉर्मेशन कहते हैं। इसी टर्म को हम क्या नाम देते हैं, टर्म इज कॉल्ड क्लैथरेट फॉर्मेशन, क्लैथरेट फॉर्मेशन, फॉर्मेशन। तो जरा समझो, तो क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके क्या बना देते हैं, कैविटी बना देते हैं, और उन कैविटी में जो हमारी इनर्ट गैस है वो ट्रैप हो जाती है। तो इस प्रोसेस का नाम ही रखा जाता है क्लैथरेट फॉर्मेशन। क्या इस तरह के ऐसे कौन से और मॉलिक्यूल हो सकते हैं, तो मेरे दोस्त ऐसे और भी मॉलिक्यूल होते हैं, यूरिया, यूरिया भी इसी तरह का काम करता है, कैविटी बनाता है। ये देखो, यूरिया भी इसी तरह का काम करता है, कैविटी बनाता है, और उसमें इनर्ट गैस क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है। तो पहली बात जरा ध्यान रखना, हीलियम और नियॉन डज नॉट फॉर्म क्लैथरेट। हीलियम और नियॉन जो होते हैं वो क्लैथरेट्स नहीं फॉर्म करते ड्यू टू स्मॉल साइज। स्मॉल साइज होते हैं जिसकी वजह से उस कैविटी से बाहर निकल आते हैं, उस कैविटी से बाहर निकल आते हैं। कौन कौन फॉर्म करता है, तो आर्गन फॉर्म करेगा, क्रिप्टॉन फॉर्म करेगा, जेनॉन फॉर्म करेगा। ये क्या करते हैं, ये फॉर्म करते हैं, फॉर्म क्लैथरेट, क्लैथरेट। तो बात समझो जरा, क्लैथरेट होते क्या है पहले तो ये बताया, फिर कौन फॉर्म करेगा कौन नहीं। तो हीलियम और नियॉन फॉर्म नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि वो स्किप कर जाते हैं, निकल आते हैं आराम से। क्यों, क्योंकि कैविटी का साइज बड़ा होता है और इनके साइज छोटे होते हैं, तो ये स्किप कर जाते हैं। तो क्लैथरेट फॉर्मेशन भी आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन ही करते हैं।
ऐसा नहीं कि कोई भी क्लैथरेट का फॉर्मेशन कर लेगा, तो क्लैथरेट का फॉर्मेशन भी यही करता है और कोई नहीं करता है मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट नंबर हम लोग करते हैं 5th कि और इनकी क्या खास प्रॉपर्टी है जो हम लोगों को समझनी चाहिए या ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, तो जरा देखो इनर्ट एलिमेंट के और क्या खास प्रॉपर्टी है, एक एक करके सारी प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है, तो ये भी प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करते हैं। अब 5th नंबर जरा समझो, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टी आपको समझाते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या है और कैसे मिली। तो जरा गौर समझो, सभी लोग कहते हैं ऑल इनर्ट एलिमेंट्स आर केमिकली अनरिएक्टिव, यही तो बोला जाता है कि यार ये इनर्टनेस शो करते हैं, केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं। तो जरा देखो यार, ये केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं तो इनमें रिएक्टिविटी आई कैसे, गौर समझिएगा। हुआ क्या, हमारे पास एक साइंटिस्ट थे बर्थलेट, एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या देखा, 1962 में इन्होंने एक मॉलिक्यूल पाया O2PtCl6। O2PtCl6 एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो इस तरह से ब्रेक होता है, O2 पॉजिटिव और PtCl6 सिंगल नेगेटिव, इस तरह। बर्थलेट ने क्या किया, एक 1962 में एक कंपाउंड देखा O2PtCl6। जब उन्होंने ये कंपाउंड देखा तो उनके दिमाग में एक बात आई कि यदि ऑक्सीजन एज ए कैटायन कहीं पर यूज हो सकता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो फिर जेनॉन भी हो सकता है। तो लोगों ने पूछा यार ऑक्सीजन का जेनॉन से क्या लेना देना। उनका कहना था यदि O2 कहीं रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, इस तरह से एग्जिस्ट कर सकता है, तो जेनॉन भी कर सकता है। तो उनसे पूछा गया भैया आप ऐसा क्यों कह रहे हो। तो बर्थलेट भाई साहब ने देखो क्या बताया। उनका कहना था जेनॉन और ऑक्सीजन में समानताएं हैं। क्या समानताएं हैं, जरा देखो सिमिलरिटीज क्या है। एटॉमिक साइज, जेनॉन का एटॉमिक साइज 400 पिकोमीटर के आसपास होता है और O2 का भी एटॉमिक साइज 400 पिकोमीटर के आसपास होता है। फिर होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। इन्होंने बताया कि यार जो जेनॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी है वो 1175 किलो जूल पर मोल होती है और O2 की आयोनाइजेशन एनर्जी 1150 के आसपास किलो जूल पर मोल होती है। तो इन्होंने कहा कि यार जेनॉन और O2 दोनों का साइज भी लगभग बराबर है और इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी बराबर है, इसका मतलब जेनॉन भी कंपाउंड बना सकता है। ठीक है, ड्यू टू सेम साइज एंड सेम आयोनाइजेशन एनर्जी, जेनॉन also form compound with PtCl6। इन्होंने ये बात कही और इसके लिए इन्होंने क्या किया, जरा ध्यान दीजिएगा। इन्होंने किया क्या, इन्होंने लिया जेनॉन को और PtCl6 को और इन दोनों को हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे हीट कर दिया। तो फर्स्ट कंपाउंड मिला रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, ये HCPtCl6। ये क्या होता है, ऑरेंज येलो कलर क्रिस्टल होते हैं। और ये क्या है, ये फर्स्ट कंपाउंड है, फर्स्ट इनर्ट एलिमेंट कंपाउंड।
पहला इनर्ट एलिमेंट का कंपाउंड है कौन? XCPtCl6। XCPtCl6 ये फर्स्ट कंपाउंड है जो फॉर्म हुआ था इनर्ट एलिमेंट के थ्रू। और ऐसा क्यों किया उसका रीजन ये है। अब जब ये कंपाउंड मिला दोस्त तो जरा देखो ये इस तरह से ब्रेक होता था। ध्यान रखिए ये कंपाउंड काफी इंपॉर्टेंट है, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मैं इसका नॉमेनक्लेचर भी पूछ सकता हूँ और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ सकता हूँ। ये देखो, और यहाँ पर प्लेटिनियम के ऑक्सीडेशन नंबर 5 है। जनरली प्लेटिनियम के ऑक्सीडेशन नंबर 2 और 4 होती है, मगर इस कंपाउंड में 5 है। तो ध्यान रखना ये कंपाउंड नॉमेनक्लेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिडाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, EAN के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है कि जब भी कोई प्लेटिनियम का कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो तुम या तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 लिखोगे या 4 लिखोगे। सही क्यों नहीं लिख पाओगे? क्योंकि क्या किसी बच्चे को पता है कि जेनान के ऊपर कितना चार्ज है? सोडियम के ऊपर +1 होता है, सारी जनता जानती है। कैल्शियम के ऊपर +2 होता है, सारी जनता जानती है। Zn के ऊपर +2 होता है, सारी जनता जानती है। जरा बताना जेनॉन किस तरह का कैटायन बनाता है? क्या मैंने कभी पढ़ाया? नहीं। तो तुमको कैसे पता चलेगा? तुमको तो छोड़ो, हमको कैसे पता चलेगा कि जेनॉन यदि कहीं एज ए कैटायन होगा तो +1 का बनाएगा? अरे भैया वो +1 +2 +3 कुछ भी बना सकता है, जनरली वो बनाता ही नहीं है। और जब बनाएगा भी तो हम में से तो किसको पता होगा? तो उसी को पता होगा जिसको इसकी ब्रेकिंग पता है, और जिसको इसकी ब्रेकिंग पता होगी तभी ऑक्सीडेशन नंबर निकल पाएगी। भाई जेनॉन के ऑक्सीडेशन नंबर क्या डालोगे? 0 थोड़ी डाल दोगे, यहाँ तो कंबाइंड स्टेट में है ना, तो क्या डालें? तो इसलिए ध्यान रखना कि इसकी ब्रेकिंग आना बहुत जरूरी है। और साथ साथ में ये साथ साथ में क्या है दोस्त, ये फर्स्ट कंपाउंड है इनर्ट एलिमेंट का, पहला कंपाउंड इनर्ट एलिमेंट का जो मिला है। कौन? ये। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां से उन्होंने एक बात बताई। क्या बात बताई जरा समझो। यहां से उन्होंने बताई जेनॉन फॉर्म कंपाउंड विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, उन्होंने कहा कि जेनॉन जो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाएगा। रीजन किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने दो बातें बताई कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड ऑक्सीजन के साथ क्यों बनाएगा? ऑक्सीजन के साथ एक और फैक्टर है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जो सबके साथ मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो इन्होंने कहा फ्लोरीन के साथ क्यों बनाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और ऑक्सीजन के साथ इसलिए बनाएगा क्योंकि उसकी मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी बहुत हाई है, वो सबके साथ मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है। इवन यार मेटल के साथ भी मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। मेटल के साथ कौन बनाता है? मगर ये बनाता है। KMnO4 में मेटल के साथ डबल बॉन्ड है उसका, K2Cr2O7 में डबल बॉन्ड है, सबके साथ बना लेता है। तो इस वजह से इन्होंने कहा जेनॉन जो है F और ऑक्सीजन मतलब फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ इजीली कंपाउंड बना लेगा। और इसी तरह के कंपाउंड आपने देखे हैं एग्जाम्पल में। ये देखो आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, XCF2, XCF4, XCF6, XCO2F2, XCO4 एसेट्रा, ये सारे कंपाउंड आपने देखे हैं ऐसे। तो इसके बाद इस तरह के कंपाउंड बनाए गए, तो लोगों ने कहा ठीक है यार मस्त है। तो इतनी बात आई। अब इसके बाद जरा आगे की बात करते हैं। ये तो इन्होंने इस तरह से बातें बता दी। अब जरा देखो और आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर का पॉइंट उसको जरा समझिए। कौन से नंबर का पॉइंट पढ़ा दिया था? 5th नंबर है। अब 6th नंबर में चले। देखो 6th नंबर का पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ
XCFN कंपाउंड, ये क्या है जरा इसको समझो। देखो XCF2 XCF2 XCF2, हर जगह पे एक ही बात है, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब जरा देखो यार, कब हमारा XCF2 बनेगा, कब हमारा XCF6 बनेगा, कब हमारा क्या बनेगा। तो देखो जरा कैसे याद रखते हैं, इस बात को जरा समझो, ठीक है। 21 यदि 2:1 में है तो बनता है XCF2। 15 1 ये है, और 120 सॉरी। तो जरा आप इस बात को समझिएगा कि याद कैसे रखना है। हो सकता है कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ XCF2 XCF4 XCF6। यार ये कंडीशन लगभग सेम होती है, तो हमें कैसे बने पता चलेगा। तो जब देखो, जब 2:1 में होता है तो XCF2 बनता है, जब 1:15 में होता है तो XCF4 बनता है, और जब 1:20 में होता है तो XCF6 बनता है। इसको कैसे याद रखते हैं, 21 15 120, 21 15 120 ऐसे, मतलब 2:1 1:5 इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो जब ऐसा होता है तो ये बनते हैं। तो XCF2 कब बनेगा, XCF4 कब बनेगा, XCF6 कब बनेगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। और कैसे याद रखोगे, ये 21 15, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, 1 नहीं होगा, 21 15 120, जैसे मेरे को याद रहता है 21 15 120, मतलब पहले का रेशियो 2:1 है, दूसरे का 1:5 है, तीसरे का 1:20 है, 21 15 120। 21 15 120 में XCF2 बनता है, XCF4 बनता है, XCF6 बनता है। क्यों, क्योंकि जर्नल टेम्परेचर और प्रेशर दोनों में ही, तीनों में ही हाई रहता है। तो हम पकड़ कैसे पाएंगे, तो पकड़ ऐसे पाओगे 21 15 120। यदि वो कहते हैं जेनॉन एक्सेस में है तो XCF2 बनाओ, यदि वो कहते हैं कि फ्लोरीन बहुत ज्यादा एक्सेस में है तो XCF6 बनाओ, और यदि वो कहते हैं कि फ्लोरीन का ज्यादा एक्सेस नहीं है तो XCF4 बनाओ। मेन प्रोडक्ट ये बनेंगे। वैसे ये तीनों एक साथ मिक्सचर में आते हैं, मगर डोमिनेटिंग प्रोडक्ट ऐसे ही पता चलेगा। तो इस बात का जरा गौर से ध्यान रखें। अब जरा देखो यार मेरे दोस्त, अब हम लोग क्या कर सकते हैं। तो यहां तक हम लोगों ने बातें बताई। अब नेक्स्ट नंबर पॉइंट जरा समझिए। नेक्स्ट नंबर पॉइंट है 7, हाइड्रोलिसिस ऑफ XCFN कंपाउंड। जरा देखो, इस बात को हम लोग समझते हैं। समझने के साथ साथ ये भी बता दूं कि अभी तक ये 3-4 बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो इम्पॉर्टेंट ही नहीं है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे दिल लगाओ। इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे दिल लगाओ, हो सकता है इसी हेडिंग से 4 नंबर तुम्हें मिल जाए। इंपॉर्टेंट नहीं, महा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा गौर से आप समझिए ये रिएक्शन होती कैसे। देखो, हमें हाइड्रोलिसिस करानी है XCF2 की, हमें हाइड्रोलिसिस करानी है XCF4, हमें हाइड्रोलिसिस करानी है XCF6। अब जरा देखो ये हाइड्रोलिसिस कैसे करोगे। आप हमेशा ध्यान रखो कि इतने कंपाउंड बनने हैं, XCO2 XCO3, इतने कंपाउंड बनने हैं, क्योंकि कोई प्रॉपर मैकेनिज्म तो इनकी है नहीं। तो जब प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है तो तुम कैसे याद रखोगे। देखो मेरा जो तरीका है वो मैं बता देता हूँ। पहले में ये दो, दूसरे में ये तीनों, और तीसरे में ये। क्या, पहले में पहले वाले दो, मतलब पहले में क्या बनेगा,
Xc बनेगा, O2 बनेगा। दूसरे में क्या बनेगा, एक और लपेट लो, वो तीसरा वाला भी बनेगा। और तीसरे में क्या बनेगा, सिर्फ अकेले लास्ट वाला। ये देखो, फिर से देखो, आप इनको पहले एक लाइन से लिख लिया करो, XcO2 XcO3। पहले में ये दो, दूसरे में तीनों, और तीसरे में ये लास्ट। बस पहले में आगे के दो, दूसरे में सारे, और तीसरे में लास्ट वाला। मतलब आप चाहो तो ये लिख सकते हो 2 3 1। पहले आगे के दो बनेंगे, फिर तीनों बनेंगे, फिर एक बनेगा लास्ट वाला। ये देखो ऐसे। तो क्या बना, Xc+O2 XcO2+XcO3 XcO। यदि हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो जरा पहले गौर से मेरी बातों को समझ लो, अभी खत्म नहीं है। कैसे याद रखोगे, पहले लिख लो XcO2 XcO3 XcO2 XcO3। ठीक, पहले में दोनों, दूसरे में तीनों बनेंगे, और तीसरे में लास्ट वाला। पहले दोनों मतलब Xc और O2 बनेंगे, फिर Xc तीसरा भी बनेगा, XcO2 और XcO3, और लास्ट वाले में XcO3। और इन सबके साथ एक चीज जरूर बनेगी, HF। HF सबके साथ बनता है, ध्यान रखिए, HF सबके साथ बनता है। आप चाहें तो अब इसको बैलेंस कर सकते हैं, HF सबके साथ बनेगा, ध्यान रखिए। अब आप बैलेंस कर लीजिए, तो बैलेंस कर लो, Xc 1 है, O2 2 है, तो आप चाहें तो यहाँ ऑक्सीजन लगा लें, यहाँ पर भी बैलेंस कर सकते हैं। O2 2 लेने हैं तो यहाँ पे 2 लगा लीजिए, यहाँ पे 2 लगा लीजिए, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी बैलेंसिंग भी पूछ सकते हैं। अब इसमें देख लो, इसमें XCR 2 आ रहे हैं, तो कम से कम 2 लगा ही लो। ठीक है, इसको भी 2 कर लो कम से कम, Xc 2 हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं, 5। इसकी बैलेंसिंग तो बहुत टफ होने वाली है, क्यों, ऑक्सीजन दोस्त 5 है, 3 2 5। इसका मतलब यहाँ 5 O तो लगाने ही पड़ेंगे। ये देखो, Xc 2 हो गए, ऑक्सीजन 5 हो गए, हाइड्रोजन कितने हुए, यहाँ पे कितने हैं 6, फ्लोरीन कितने हैं 8, और यहाँ पे ये 10 है। तो बनेंगे कैसे, है कि नहीं। इसका मतलब इनका भी रेशियो लेना पड़ेगा, और इसकी बैलेंसिंग आपको देखनी पड़ेगी। तो बैलेंस कर लीजिएगा दोस्त, काफ़ी टफ बैलेंसिंग है इसकी, कि मैं करूँ, ठीक है ना, बैलेंस कर लीजिएगा। अब इसमें देखो, इसमें भी ये आ गया, तो गौर से जरा समझो कि हमें करना क्या है, प्रोडक्ट कैसे बनाने हैं, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा और इनकी कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है, इसलिए तुम्हें पकड़ने में दिक्कत होगी। क्यों, क्योंकि 2-4 महीने बाद भूल जाओगे, या 2-4-10 दिन बाद भूल जाओगे। तो भूलोगे कब, नहीं जब तुम इस तरह से अरेंज करके रखते हो, तुम्हें पता है कि प्रोडक्ट हमारे ये बनने हैं। गौर समझना, ऐसे। तो मैंने कहा पहले में ये बनेगा, दूसरे में ये तीनों बनेंगे, और तीसरे में सिर्फ ये बनेगा। बस HF सब में बनता है, HF सब में बनता है। इस तरह से आप चीजों को याद रख सकते हो। अब यहां पर एक बड़ा सा नोट चिपकाता हूं, जिसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है, नोटवा है, रेड कलर से देता हूं, गौर से समझिएगा। नोट, इन केस ऑफ partially hydrolysis of XcF6 mixture of XcO4 and XcO2F2 XcO3 फॉर्म। जरा आप इस बात को समझो, फॉर्म, जरा इस बात को गौर से समझिए। यदि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ना कराई गई, इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ना कराई गई,
तो बच्चों ध्यान रखिए ये इस तरह का मिक्सचर जनरेट करता है। तब प्रोडक्ट ये आता है पार्शली हाइड्रोलिसिस पर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि यदि पार्शली हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या प्रोडक्ट होंगे और कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या प्रोडक्ट आएंगे। ये ऐसा होता कैसे है, देखो इसकी प्रॉपर आप चाहें तो मैकेनिज्म बता सकता हूं, मगर इससे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। ये देखो 3 3 6, अब वाटर इस पर अटैक करता है तो फ्लोरीन हट जाता है, क्योंकि फ्लोरीन हमारा क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये ऐसे आ गया, 5 फ्लोरीन लगा लो ऐसे। अब जब ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो एक और हट जाएगा, तो ये ऐसे आ गया। ये देखो इसी को कहा जाता है HCO4। इसका मतलब एक O हटेगा, एक O लगेगा तो 2 F हटेंगे, तो एक O अटैच हुआ 2 F हटे। ये देखो, और इसमें कितने मोल खर्च होंगे, 2 मोल खर्च होंगे। पार्शली हाइड्रोलिसिस में इसके 2 मोल खर्च होंगे। देखो 2 मोल खर्च हुए तो ये प्रोडक्ट आ रहा है मिक्सचर। जब 1 मोल इससे रिएक्शन करेगा तो ये आया, अगला 1 मोल रिएक्शन करेगा तो ये आया है, इस तरह से। तो जरा ध्यान रखिएगा किस तरह से रिएक्शन। और कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस होगी तो हमेशा इसके 3 मोल खर्च होंगे। हमेशा इसके कितने मोल खर्च होंगे, 3 मोल खर्च। पार्शली हाइड्रोलिसिस पे 2 मोल खर्च हुए। तो ध्यान रखिए पार्शली हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट क्या हैं और कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट क्या हैं। तो इस बात को पूछते हैं कि कब क्या प्रोडक्ट हैं, तो इस बात को जरा ध्यान रखिएगा। कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस होगा तो HCO3 बनेगा और HF बनेगा। मगर यदि पार्शली हाइड्रोलिसिस है तो HCO4 और HCO2F2 बनेगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कब क्या बनेगा। ठीक, अब जरा आगे बढ़ जाते हैं। कैसे बनाओगे, याद है ना क्या, 2-3-1। 2-3-1 मतलब पहले 2 फिर तीनों फिर एक, पहले 2 फिर तीनों फिर एक, मतलब पहले 2 फिर तीनों फिर एक। मतलब यदि HCF की हाइड्रोलिसिस कराएगा तो ये, यदि इसकी हाइड्रोलिसिस कराएगा तो ये तीनों, और यदि अकेले इसकी हाइड्रोलिसिस कराई गई कंप्लीटली तो ये। बार बार मैं समझा रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कैसे याद रखोगे। ठीक है, तो जरा देखो HCF2 की कराई गई तो HC और O2 बनेगा, HF तो सब में बनना है। HCF4 की कराई गई तो तीनों बनेंगे, और HCF6 की कराई गई तो HCO3 बनेगा। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब जरा देखिए यार टॉपिक को और आगे खींचते हैं। अब बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की। पॉइंट नंबर नेक्स्ट कौन सा था, 7 8 नंबर पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो आप सभी बच्चों को बता देता हूँ, ये जो 8 पॉइंट पढ़ाए हैं इन्हीं से पेपर में क्वेश्चन आएगा और इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। और 4 यदि आया तो इसी से 4 नंबर मिल जाते हैं आपको। अब गौर से समझिए कि ये है क्या, ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ inert element increases down the group except thermal कंडक्टिविटी। अब जरा इस बात को गौर से समझिए कि आपको कब कब क्या याद रखना है। पहले तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है,
और दूसरा ये पॉइंट आपको ब्रैकेट में रखना है। मतलब क्या हुआ जरा देखो, कुछ भी फिजिकल प्रॉपर्टी में पूछा जाए, यदि वो इनर्ट एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी है और तुमसे वो कुछ भी पूछने की कोशिश कर रहा है, तो बस तुम एक ही काम करोगे। वो काम क्या होगा दोस्त? डाउन द ग्रुप प्रॉपर्टी को इंक्रीज करा देना है। जैसे मैंने पूछा अरेंज बॉइलिंग पॉइंट, तो बस तुम ऐसे लिख दोगे डाउन द ग्रुप इंक्रीज, ऐसे हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन, ऐसे लिख दोगे। किसी ने कहा डेंसिटी बताओ, तो तुम ये नहीं कि परेशान होने लगो, कुछ भी पूछा जाए, ठीक है, ध्यान रखना, कुछ भी पूछा जाए तुमसे, तुम बस इंक्रीज छाप देना। ये लो। किसी ने कहा यार हीट ऑफ वेपराइजेशन बताओ, तो भी तुम यही छाप दोगे कि डाउन द ग्रुप इंक्रीज, ये हीट ऑफ वेपराइजेशन है। ये देखो, ये देखो, कुछ भी पूछ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। यदि तुमसे ये पूछ ले तब भी यही बताओ। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बताओ, क्या ऑर्डर होगा? तब भी तुम यही बताओगे, जरा सा भी दिमाग नहीं लगाओगे, बस बढ़ाते चले जाओ। ये देखो, थर्मल कंडक्टिविटी बस डिक्रीज करेगी, इसके अलावा कुछ भी पूछे तुम इंक्रीज कर देना। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वेपर डेंसिटी पूछता है, वेलेटाइल नेचर पूछता है, कुछ भी पूछे बस तुम इंक्रीज 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 इंक्रीज, जो भी कुछ पूछ रहा है, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कुछ भी पूछ रहा है बस तुम इंक्रीज चिपकाते चले जाना। थर्मल कंडक्टिविटी पूछ दे तो डिक्रीज कर देना। थर्मल कंडक्टिविटी का यदि ऑर्डर पूछ दे तो मेरे दोस्त तुम डिक्रीज कर देना बस। ये देखो, नहीं तो तुम्हारा काम सिर्फ एक ही है, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डाउन द ग्रुप फिजिकल प्रॉपर्टी, सारी फिजिकल प्रॉपर्टी इंक्रीज होंगी, कुछ भी पूछा जाए, बार बार मेंशन कर रहा हूं, कुछ भी पूछा जाए वो सब मैंने सेटिंग कर दी है। तुम्हें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि थर्मल कंडक्टिविटी पूछेगा तो हम डिक्रीज लगाएंगे, और वो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, ऐसा कुछ भी पूछता है तो हमें सिर्फ इंक्रीज 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 लगाना है और कुछ नहीं लगाना, ठीक है। ये हम लोगों ने खत्म किया है ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 के बारे में हमने सारी वो बातें बता दी जो पेपर में पूछी जाएंगी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट नंबर पॉइंट। वो क्या है जरा देखो, वो क्या है? वो है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक। अब जरा देखो यार, अब हम पी ब्लॉक की फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे कि पी ब्लॉक की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। अभी तक हमने ग्रुप नंबर 18 की डिस्कस की थी, अब हम पूरे पी ब्लॉक की डिस्कस करेंगे। जो डिस्कस हो रही है वो कौन कौन सी है? ग्रुप नंबर 15, 16 एंड 17 को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ग्रुप नंबर 15, 16 एंड 17 को हम डिस्कस कर रहे हैं, 18 की डिस्कस कर ही दिए। तो जरा देखो कैसे करते हैं। पहला पॉइंट जो आपको अच्छे से समझना है, देखो ये क्या लिखा है, बदमाश आईजी, ये क्या है जरा समझो। दोज फिजिकल प्रॉपर्टी properties
increases down the group. बदमाश फिजिकल प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेंगी, बदमाश फिजिकल प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेंगी। और ये क्या है? दोज फिजिकल properties decreases down the group। ऐसे तो जरा गौर से समझो, सारी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा दूंगा, अब बस आप मेरे कॉन्सेप्ट पे फोकस रखना। बदमाश आईजी, बदमाश वर्ड ऐसा है जो हमेशा याद रहता है। आईजी तो मूवी में देख देख के समझ गए होगे, आईजी डीआईजी है ना, वैसे तो नहीं इतना ध्यान रहता है। तो देखो बदमाश आईजी, बदमाश वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेंगी। किसकी? 15, 16, 17। कोई एक ग्रुप नहीं पढ़ाया जा रहा है, 15, 16, 17, 18 ये सब पढ़ाए जा रहे हैं, मतलब 12th के चारों ग्रुप पढ़ाए जा रहे हैं, 12th के चारों ग्रुप की प्रॉपर्टी। बदमाश आएगी, बदमाश मतलब वो फिजिकल प्रॉपर्टी जो डाउन द ग्रुप हमारी क्या होंगी? इंक्रीज होंगी, उनको हमने नाम दिया बदमाश। आईजी वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होंगी। अब इस बात को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या होती हैं, कैसे काम करेंगी, है ना। तो जरा देखो अगले पेज पे चलते हैं। बदमाश आईजी क्या क्या मतलब है किसका किसका? बी बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबका डाउन द ग्रुप इंक्रीज। ध्यान रखना ये एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी है। एटॉमिक मास, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, एटॉमिक रेडियस, जितनी भी टाइप की रेडियस होती हैं वो सब, ठीक है। इसके अंदर ये कुछ नहीं है। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी तो इंक्रीज नहीं करेगी, डिक्रीज करेगी, तो ये आईजी में है ना यार। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इंथैल्पी, ये देखो अब एक एक करके इनके बारे में समझाता हूं। बॉइलिंग पॉइंट तीनों ग्रुप का इंक्रीज करेगा, मतलब ये है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऐसे चलेगा। इसी तरह ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, ट्यूलेरियम, पोलेनियम, ऐसे चलेगा। फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे चलेगा। एटॉमिक मास भी, डेंसिटी भी। अब मेल्टिंग पॉइंट में जरा एक बात ध्यान रखना, एंटीमनी का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बिस्मथ से ज़्यादा होता है। इसी तरह से ट्यूलेरियम का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो पोलेनियम से ज़्यादा होता है। तो एक बात आपको ये थोड़ा सा दिमाग में बैठानी है, ठीक। बाकी सब क्या है? बदमाश आईजी, बदमाश वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेंगी, बदमाश वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेंगी। बदमाश में बी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। ए क्या है? एटॉमिक मास। डी क्या है? डेंसिटी। एम क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। ए क्या है? एटॉमिक रेडियस। ऑल टाइप ऑफ रेडियस है, एटॉमिक रेडियस में ध्यान रखिएगा, ये ऑल टाइप ऑफ रेडियस है, ऑल टाइप ऑफ रेडियस। किसी भी तरह की रेडियस हो वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में भी ध्यान रखिए, क्या फ्लोरीन की क्लोरीन से ज्यादा होती है, नाइट्रोजन से, फास्फोरस की नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, सल्फर की ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ध्यान है आपको। ड्यू टू
रीजन क्या है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, या फिर इसी को कहा जाता है स्मॉल साइज। ये आप लोगों ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ा है, ध्यान है कि यार फ्लोरीन ऐसा होता है। देखो मैं थोड़ा समझाता हूं इस बात को। देखो फ्लोरीन ऐसा है, उसकी डेंसिटी ये है। अब फ्लोरीन के बाद यदि हम यही बात क्लोरीन में करते हैं तो देखो क्लोरीन बड़ा भी होता है और उसकी डेंसिटी कम भी होती है, वो इतना डेंस नहीं होता है। वो देखो ऐसे। अब देखो हुआ क्या, जरा बात को समझते हैं। ये फ्लोरीन एटम है और ये क्लोरीन एटम है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया और ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस। तो ये इलेक्ट्रॉन तेजी से इंटर करेगा ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स। क्यों? क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, न्यूक्लियस पे तो प्लस होता है। तो बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होगा। मगर जब इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा ऐसे, तो यहां पर बहुत हाई रिपल्सन आएगा, हाई रिपल्सन। अब बात आई हाई रिपल्सन क्यों आ रहा है? ड्यू टू इनर कोर इलेक्ट्रॉन, इनर कोर इलेक्ट्रॉन। ये जो इनर कोर इलेक्ट्रॉन है ये सब हाई डेंसिटी पे हैं। ये देखो, ये जो आसपास के इलेक्ट्रॉन है ये सब उसी के बहुत ज्यादा पास होंगे, जिसकी वजह से हाई रिपल्सन आएगा ड्यू टू इनर कोर इलेक्ट्रॉन। अब यही बात जब यहां पे आएगी, ये ऐसे, तो लो रिपल्सन आएगा। क्यों? क्योंकि इनर कोर के इलेक्ट्रॉन बहुत दूर दूर हैं, साइज बड़ा है ना, तो इनर कोर के इलेक्ट्रॉन दूर हैं तो वो ज्यादा रिपल्सन नहीं करेंगे। इसी वजह से कहा जाता है कि स्मॉल साइज होने की वजह से अंदर इलेक्ट्रॉन आता बहुत तेजी से है, मगर बहुत तेजी से आता है ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स, मगर वो रिपल भी कर देता है। तो रिजल्टेंट नेट फोर्स कम हो जाता है। रिपल क्यों कर देता है? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई है स्मॉल साइज की वजह से, और ये तीनों में यही काम होता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का ऑर्डर ये चलेगा। तो हमने क्या पढ़ाया? बदमाश आईजी। बदमाश वो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं जो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेंगी, आईजी वो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं जो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेंगी। बदमाश में बी क्या है हमारा? बी है बॉइलिंग पॉइंट, ए क्या है एटॉमिक रेडियस, डी क्या है डेंसिटी, एम क्या है मेल्टिंग पॉइंट, ए क्या है ऑल टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस, ऊपर वाला मास मान ले सकते हो, आई क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी, जी क्या है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और मेल्टिंग पॉइंट में दो पॉइंट बताए हैं, तो जरा इनको आप ध्यान भी रखें। ये देखो, अब कुछ प्रॉपर्टी जो इस टेबल पे नहीं है उनको डिस्कस कर लेते हैं। जो प्रॉपर्टी टेबल पे नहीं है उसमें से एक प्रॉपर्टी है क्या? ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन। ये पूछा जाता है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन क्या होता है, तो इस बात को हम डिस्कस करते हैं। जरा देखो कॉन्सेप्ट नंबर 2, पहला वाला तो बदमाश आईजी हो गया। देखो ऑक्सीडाइजिंग पावर होती क्या है, सॉरी ये हैलोजन है, हैलोजन सॉलिड से, यार ये तो सॉलिड भी नहीं बनाया है, तो गैस कर दिया है ना। हैलोजन सॉलिड से हैलोजन आयन एक्वस तक जाना, जरा समझो क्या है। ये 0 था और ये -1 हुआ, तो सेल्फ में क्या हो गया? सेल्फ में इसने क्या किया? रिडक्शन किया। तो जब सेल्फ में रिडक्शन करेगा तो एजेंट कैसा होगा? एजेंट होगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। होगा कि नहीं होगा? अब यहां से यहां तक जाने में जरा देखो कितने टर्म लगेंगे। सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा? अपने को लिक्विड में ले जाना पड़ेगा। तो यहां पे क्या लगेगी? हीट ऑफ फ्यूजन, और वो भी कैसी? प्लस साइन के साथ देनी पड़ेगी। फिर इसको क्या करना पड़ेगा? फिर इसको गैस फॉर्म में ले, ओहो बार बार लिख देता हूं। फिर इसको गैस के फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। लिक्विड से गैस में जाना वेपराइजेशन,
ये भी देनी पड़ेगी। फिर इसको ले जाना पड़ेगा किसमें, बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे। यहाँ पे लगेगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आधी, ये भी प्लस साइन के साथ, ये एटम आ गया गैस फॉर्म में। फिर तुम क्या करोगे, इसको आयन के फॉर्म में ले जाओगे ऐसे। और यहां पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी लगी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ये रिलीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा होगा ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स। फिर आप ले जाओगे यहां पर, डायरेक्शन चेक करते जाओ ऐसे। ये क्या हुआ, ये हाइड्रेशन है, और यहां पर भी एनर्जी निकले। यहां से यहां तक पहुंचने में इतने स्टेप होते हैं। अब कौन सा स्टेप डोमिनेट करेगा वो डिसाइड करता है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या बनेगी। तो जरा गौर से देखिए इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर होती क्या है। ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होती है वो ये होती है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसा। अब किसी ने एक एक करके यदि रीजन पूछ लिए कि वाई फ्लोरीन इज ए मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो देखो फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है। यदि कोई कहता है कि भाई फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, उसके पीछे क्या रीजन है, तो तुम क्या रीजन बताओगे। तो जरा देखो फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्यों है, वो होती है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी, ये सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी तो उसकी कम होती है, हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन। दो रीजन है जिसकी वजह से होता है, हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, ओ हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब जरा मेरी बात को बच्चों पकड़ना, ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है, पूछी जाती है। फ्लोरीन की हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत हाई होती है, ये वाला प्रोसेस, ये वाला, और ये वाला प्रोसेस बहुत कम होता है। यहां पर एनर्जी बहुत कम देनी है और यहां पर एनर्जी बहुत ज्यादा निकलेगी, तो वो सर्किल को घुमा देती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर ये होता है, यदि किसी बच्चे को याद हो तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर है, ये भी पूछा जाता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हैलोजन, ये देखो ये ऑर्डर होता है। और ऐसा ऑर्डर है क्यों, ऐसा ऑर्डर इसलिए है मेरे दोस्त, क्यों, फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। यदि कोई पूछता है कि ऐसा क्यों है कि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, तो क्या है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने की वजह से बॉन्ड खिंच जाता है, तो इजीली ब्रेक हो जाता है। तो यदि तुमसे कोई पूछता है कि जरा बताओ फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, पहला क्वेश्चन तो आएगा कि भाई जरा हैलोजन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर लगाओ, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर क्वेश्चन को और टफ करना है तो वो पूछेगा व्हाई फ्लोरीन इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन आवर ग्रुप, देयर ग्रुप, तो फिर ये टिप करोगे, हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वजह से, ठीक है। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर पूछा जाए तो ये होता है। अब इस जगह पे एक बात और है जो बच्चों को परेशान करेगी, वो क्या है, जरा देखो, ये समझ गए, इसमें कोई दिक्कत समझ में आ गया ना, कैसे करोगे, ऑर्डर कैसे लगाओगे, देख लो एक बार अच्छे से, ये पूछा जाएगा ऑर्डर कैसे लगाओगे। और ऑक्सीडाइजिंग पावर किस पर डिपेंड करेगी, इस पर डिपेंड करेगी। देखो कितनी चीजों पर डिपेंड कर रही है, 1 2 3 4 5, 5 बातों पे डिपेंड करती है ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन। डोमिनेटिंग पावर एक ये होती है, एक ये होती है, एक ये होती है, इन्हीं 3 का डोमिनेशन मेन होता है, हाइड्रेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इन्हीं के बेसिस पे पावर इधर उधर होती रहती है, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं,
प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, ठीक है, अब उस पर डिस्कस करते हैं। तो देखो एक साथ अब मैं प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहा हूँ, जरा बात को समझिएगा कैसे करना है। तो जरा मैं एक बार लाइन खींच लूँ। इधर हो जाएगी प्रॉपर्टी, इधर हो गया ग्रुप 15, इधर हो गया 16, उधर हो गया 17, है ना। प्रॉपर्टी वाली लाइन थोड़ी खिसका लो, छोटी रख सकते हैं, इसको भी खिसका लो ऐसे, और उसको भी थोड़ा सा खिसका लो ऐसे। चलिए अब जरा देखो आपको कुछ बताता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या करोगे। इसको रफ कर देता हूँ। देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज, यहाँ पे है ग्रुप नंबर 15, यहाँ पे है ग्रुप नंबर 16, और यहाँ पे है ग्रुप नंबर 17। ठीक, अब जो प्रॉपर्टी रह गई है उन सभी प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो भी एक दो रह गई है वो पहली, गौर से देखो कौन कौन सी रह गई है। मेटालिक नेचर, मेटालिक नेचर। अब देखो मेटालिक नेचर हम सारा यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले देखो नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है वो नॉन मेटल है, ठीक है। आर्सेनिक और बिस्मथ मेटलाइड है, आर्सेनिक एंटीमनी, और बिस्मथ जो है वो मेटल है, ऐसे। अब बच्चों को याद रखने में कभी कभी टेंशन हो सकती है, तो आपको एक आइडिया बता देता हूँ। पहले में 2 नॉन मेटल, दूसरे में 3 नॉन मेटल। 3 कौन कौन होंगे? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, ये नॉन मेटल है। ऐसे ही बढ़ते चले जाओ। चौथे में 4 नॉन मेटल, तो 4 ही तो होते ही हैं, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका मतलब ये सभी के सभी नॉन मेटल। तो समझ गए कैसे याद रखोगे? पहले में 2 नॉन मेटल, फिर 3, फिर 4, 2 3 4, बढ़ाते चले जाओ बस। अब बचा कौन? इसमें कौन बचा? टुलेरियम, ये मेटलाइड होता है, उसमें कोई बचा ही नहीं, बात खत्म हो गई। बात समझे कैसे याद रखा है? पहले में 2, फिर दूसरे में 3, फिर तीसरे में 4, 2 नॉन मेटल, 3 नॉन मेटल, 4 नॉन मेटल। एटॉमिसिटी, अब जरा देखो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नाइट्रोजन जो होता है वो डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऐसे। किसी ने पूछा क्यों, रीजन क्या है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ये मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। किसी ने कहा मल्टीपल बॉन्ड क्यों बना सकता है? स्मॉल साइज की वजह से। मल्टीपल, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ये ऐसे मल्टीपल बॉन्ड बना पाता है। और बनाने का रीजन क्या है? क्योंकि ये स्मॉल साइज है। स्मॉल साइज होने की वजह से मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। अब जरा इसी के नीचे आओ, फास्फोरस। फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, ये किस में एग्जिस्ट करते हैं? ये P4 यूनिट में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब टेट्राहेड्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। टेट्रा एटॉमिक फॉर्म, टेट्रा एटॉमिक फॉर्म। किसी ने पूछा ऐसा क्या है कि ये टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? तो अब जरा इस बात को समझने के लिए अगले पेज पे चलना पड़ेगा। तो अगले पेज पे चलने के लिए पिछले पेज को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ना। ये देखो कॉपी हो गया। अब ये नीचे आ गया अगला पेज, ये हुआ, और देन ये। अब हम इधर आ गए। अब हम क्या करेंगे, इसको रफ कर देंगे सारा। ये हटा दो, यही हेडिंग चल रही है।
ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए। अब जरा देखो, ये देखो हमने बताया फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। किसी ने कहा क्यों, तो रीजन अब देखो यहाँ पे रीजन लिखते हैं कि भाई ऐसा क्या है, ठीक है, कि रीजन क्या है। ड्यू टू वेरी लार्ज सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन, so double bond not form between atoms। अब इस बात को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यार, जैसे ये फास्फोरस है, फास्फोरस का सिग्मा बॉन्ड बहुत बड़ा होता है ऐसे। अब सिग्मा बॉन्ड की लेंथ यदि बहुत ज्यादा है तो जरा बताना, ये सिग्मा बॉन्ड है इतना बड़ा है, अब पाई बॉन्ड कैसे बने, क्योंकि पाई बॉन्ड के ओवरलैपिंग के लिए जगह चाहिए ना। अब ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है तो ओवरलैपिंग हो ही नहीं पाती है, क्योंकि इनका सिग्मा बॉन्ड बहुत बड़ा बनता है, और सिग्मा बॉन्ड बहुत बड़ा बनता है तो पाई बॉन्ड की लैटरल ओवरलैपिंग होती है ना, ऐसा होता है। जरा समझिए, ऐसा ये सिग्मा बॉन्ड बना और ये पाई बॉन्ड है। अब जब स्मॉल साइज का एटम होता है तो सिग्मा बॉन्ड ऐसे बनता है, पाई बॉन्ड ऐसे बन जाता है। अब लार्ज साइज का एटम है तो सिग्मा बॉन्ड ऐसे बना, अब पाई बॉन्ड बनाने के लिए पास में आ ही नहीं पाते, दूर रहते हैं, डिस्टेंस ज्यादा रहती है, तो पाई बॉन्ड बन ही नहीं पाता। तो ये क्या हुआ, ये टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं, नाइट्रोजन डाई एटॉमिक फॉर्म और ये तीनों टेट्रा एटॉमिक फॉर्म। और बिस्मथ जो होता है वो भी डाई एटॉमिक मेटेलिक फॉर्म में रहता है, डाई एटॉमिक मेटेलिक फॉर्म, मतलब वो मेटेलिक बॉन्ड बनाता है ऐसे। अब ये तो खत्म हो गए, अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाली फैमिली में आओ। तो देखो यार, ऑक्सीजन भी कैसा होता है, डाई एटॉमिक, और डिट्टो सेम आंसर, क्योंकि वो भी स्मॉल साइज का है तो मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। क्यों, क्योंकि इसको भी दो बॉन्ड चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड। और मल्टीपल बॉन्ड आसानी से क्यों बना पाता है, क्योंकि स्मॉल साइज है। अब बाकी सल्फर, सिलेनियम, ट्यूलेरियम, अब ये क्या होते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म, ऑक्टा, एक इसमें से ये हटा दो, ये हेक्स, ओ सॉरी, एक मिनट यार प्यारे बच्चों, हाँ अब जरा समझिए, ये एग्जिस्ट करते हैं ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म, ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ड्यू टू लार्ज साइज, वही कंडीशन है लार्ज साइज, लार्ज, सॉरी लार्ज साइज नहीं, लार्ज बॉन्ड लेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड, लार्ज बॉन्ड लेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड। वही है कि इनका क्या होता है, लार्ज बॉन्ड लेंथ होता है सिग्मा बॉन्ड का, इस वजह से ये भी नहीं करते। ये किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, आप सभी को पता है, क्राउन शेप में एग्जिस्ट करते हैं ऐसे, है ना, ऐसे इस तरह से हम लोग इनका क्राउन बना देते हैं, क्राउन शेप में एग्जिस्ट करते हैं। ऊपर हमारे कितना, ऊपर डब्लू, नीचे भी, उल्टा भी लोग बनाना चाहते हैं तो उल्टा भी बना देते हैं यार, ऐसी क्या बात है। ये देखो क्राउन शेप ऐसे, इस तरह से ये एग्जिस्ट, और ये क्राउन शेप कैसा होता है, स्टैगर्ड होता है, स्टैगर्ड क्राउन शेप, स्टैगर्ड फिगर, देखो। और ये किस तरह का बनाते हैं, P4, इनका P4 ऐसा होता है, पतंग की टाइप का बनाते हैं ये, तो ये एंगल इनका 60 डिग्री होता है, और ये 221 पिकोमीटर होता है ऐसा, ये देखो, और ये इस तरह से बना लेते हैं, इस तरह से, और इनका एंगल आई थिंक 99 के आसपास होता है, 99,
ओ डिग्री नहीं, सेल्सियस। ठीक है, तो अब जरा देखो यार, कहानी और आगे आ गई। अब इनकी बात करते हैं हेलोजन की। तो ये सभी को पता है, ये सब के सब डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। डाई एटॉमिक क्यों? क्योंकि इनको सिग्मा बॉन्ड बनाना होता है। रीजन क्या है? तो रीजन ये नहीं है, रीजन ये है ओनली सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम। यार इनको पाई बॉन्ड बनाना ही नहीं है, इनको बनाना ही सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि इनकी बैलेंस ही एक है। तो सिग्मा बॉन्ड तो सभी बना लेते हैं ना, कोई टेंशन की बात थोड़ी है, चाहे स्मॉल साइज का एटम हो चाहे लार्ज साइज का एटम हो। भाई लार्ज साइज का एटम भी सिग्मा बनाता है, स्मॉल साइज का एटम भी सिग्मा बनाता है, और इसको बनाना ही सिग्मा है, इसकी एक ही बैलेंसी तो कम है, और एक बैलेंसी वाला बनाएगा तो सिग्मा ही बॉन्ड बनाएगा ना, तो वो आसानी से सिग्मा बॉन्ड बना लेता है इस तरह से। ठीक है, अब ये भी बता दी। अब फिर एक बार कॉमन ले लो यार। अब जरा देखो यार, इसको देखते हैं, इसको थोड़ा सा रफ कर दे। अब जरा देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग को यहाँ पर डिस्कस कर लेनी चाहिए वो क्या है? देखो एलोट्रोपिक फॉर्म। अब देखो एलोट्रोपिक फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन के दो एलोट्रोपिक फॉर्म होते हैं, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। अल्फा जो होता है वो सीसीपी पैकिंग में होता है, बीटा जो होता है वो एससीपी पैकिंग में होता है। सॉलिड स्टेट पैकिंग तो पढ़ी होगी। फास्फोरस जो होता है तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्या? ब्लैक, रेड एंड व्हाइट, तीन फॉर्म में। इसमें से स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होता है वो ये होता है, ब्लैक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर रेड और फिर डब्लू मतलब व्हाइट। ठीक है, व्हाइट जो होता है वो पॉइजनस होता है, और रेड जो होता है वो नॉन पॉइजनस होता है। ऐसे व्हाइट जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है, मतलब अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल इन एयर, एयर से तुरंत रिएक्शन कर जाता है, इतना ज्यादा अनरिएक्टिव होता है। और ब्लैक फर्दर चेंज हो जाता है अल्फा ब्लैक और बीटा ब्लैक में। ऐसे ये देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये है इनका, कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, और ये पॉलीमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। बाकी सब क्या होते हैं? P4 यूनिट होते हैं, ये P4 यूनिट है, मगर जो ब्लैक वाला होता है वो पॉलीमर होता है। ब्लैक फास्फोरस जो होता है वो पॉलीमरिक फॉर्म होता है, पॉलीमरिक फॉर्म ऑफ P4 यूनिट। P4 यूनिट का पॉलीमरिक फॉर्म होता है कौन? ब्लैक फास्फोरस। ठीक, अब इसमें आ जाओ। ऑक्सीजन के भी दो फॉर्म होते हैं, O2 और O3। O2 के फर्दर तीन फॉर्म होते हैं, मोनोक्लिनिक, ठीक है, रोम्बिक और आर्थोरोम्बिक। आर्थोरोम्बिक। सल्फर के नंबर ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म होते हैं, नंबर ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म, बहुत सारे एलोट्रोपिक फॉर्म होते हैं। उसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल यदि पूछा जाए तो ध्यान रखना रोम्बिक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। सल्फर का रोम्बिक फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद इसमें आ जाओ, इसका कोई एलोट्रोपिक फॉर्म हमें नहीं पढ़ना है। ये सिंपली क्या होते हैं, इस फॉर्म में होते हैं क्या, सॉरी, F2Cl2 Br2I2, ये दोनों गैस होते हैं, ये लिक्विड होता है, ये सॉलिड होता है। ऐसे इनके कलर होते हैं, अलग अलग कलर आ जाते हैं। ये कैसा होता है कलर में? तो ये प्ले वायलेट कलर का होता है, ये येलो ग्रीन कलर का होता है, येलोइश ग्रीन बोला जाता है, ये ब्राउन कलर का होता है, और ये येलो कलर, सॉरी पर्पल कलर, पर्पल कलर।
इस तरह से इनके कलर होते हैं। तो जरा देखो यार, ये हमने फिजिकल प्रॉपर्टी बची हुई सारी पढ़ा दी किसकी, पी ब्लॉक। तो अब हम लोगों ने पी ब्लॉक की फिजिकल प्रॉपर्टी भी खत्म कर ली है, ग्रुप नंबर 18 भी खत्म कर लिया है, पी ब्लॉक की फिजिकल प्रॉपर्टी भी खत्म कर ली है। तो मेरे दोस्तों आज हम लोग इतना ही रखते हैं, आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से बातों को समझ लीजिएगा, ठीक है। जो भी मैंने आपको रूल्स पढ़ाए हैं या जो भी कुछ निमोनिक्स पढ़ाए हैं उनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।